Hello everyone and welcome to SPMIS Academy. Today we are going to analyze the newspaper of 5th January 2024. Please note सत्यजीत सर की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, तो उन्होंने आज का भी न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रिपेयर करा है और इसको प्रेजेंट मैं विदुल मिश्रा आपके सामने करूंगा। आप इस न्यूज़पेपर एनालिसिस का PDF वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द कमेंट सेक्शन। दीज आर द लिस्ट ऑफ द टॉपिक जिसको सर ने प्रिपेयर करा है आज के एनालिसिस के लिए। पहला टॉपिक है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम में ये जो आइडिया है, इसमें बोला जाता है कि किसी भी कंट्री के हर एक सिटीजन को एक फिक्स्ड इनकम मिलनी चाहिए अंडर दिस आइडिया। इस आइडिया को पहली बार दिया गया था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2016-17 में इंडिया के लिए, और अरविंद सुब्रमण्यन जी ने, जिन्होंने आइडिया दिया था, उनके हिसाब से अगर इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम को हम इंडिया में इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमारे देश के हर एक सिटीजन को, हर एक पर्सन को एक फिक्स्ड इनकम मिलेगी और उसके लिए, उसकी वजह से हमारे देश में हर एक जो सिटीजन है उसकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाएंगी। और जो अभी की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसके थ्रू सरकार गरीबी हटा रही है, ऐसी जो स्कीम्स चल रही हैं, उन स्कीम्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या उनको बहुत उनसे ज़्यादा आसान तरीका होगा, उस स्कीम्स से ज़्यादा बेटर तरीका है कि अगर हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंश्योर कर दें। इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। इसका पहला कंपोनेंट है वो यूनिवर्सल है, दैट मीन्स वो सभी सिटीजन्स के लिए है। वो पीरियोडिक है, दैट मीन्स वो एक फिक्स टाइम पीरियड पर मिलेगा ही मिलेगा, या तो मंथ पे या 2 मंथ्स 3 मंथ्स पे मिलेगी ही मिलेगी इनकम। तीसरी बात, वो इंडिविजुअलिटी है उसमें, दैट मीन्स हर किसी इंडिविजुअल को मिलेगी, किसी फैमिली के बेसिस पर नहीं, किसी की विलेज लेवल पर नहीं, हर इंडिविजुअल को मिलेगी। और चौथी बात, वो अनकंडीशनल है। ये 4 मेन कंपोनेंट होते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अनकंडीशनल UPI, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि क्या बेनिफिट होगा अगर हम ऐसा UBI स्कीम इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला बेनिफिट होगा कि हमारे देश में पॉवर्टी बहुत कम हो जाएगी, ये आप समझ ही सकते हैं। अगर हर किसी को पैसा मिलेगा तो गरीबी तो कम होगी ही होगी, और साथ ही साथ इनइक्वालिटी भी कम होगी। अब अगर जो गरीब लोग हैं उनको भी पैसा मिलेगा, अमीरों को भी मिलेगा, तो इनइक्वालिटी कम होगी, क्योंकि गरीबों के पास में एक अर्निंग का एक सोर्स आने लग जाएगा, तो इसलिए उनकी इनइक्वालिटी कम होएगी। दूसरी बात बोली जा रही है कि इससे लोगों के पास में चॉइस आएगी कि वो कहाँ पर पैसा खर्च करना चाहते हैं। देखिए, अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस वेलफेयर एरिया में उसको स्पेंड करना है। दैट मीन्स गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि हेल्थ के लिए स्पेंड करना है, एजुकेशन के लिए स्पेंड करना है, या फिर से कुकिंग गैस के लिए, जैसे उज्ज्वला स्कीम है उसमें कुकिंग गैस पे स्पेंड करना है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है और गवर्नमेंट उन स्कीम्स को लेकर के आती है। एज अ रिजल्ट सिटीजन्स के पास में चॉइसेस नहीं रहती है कि उनको किस चीज के लिए पैसा खर्चा करना है। अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम होने पर सिटीजन के पास में चॉइस रहेगी। एज अ रिजल्ट वन साइज डज नॉट फिट ऑल अप्रोच, जो कि सही तरीका है, उसी को ही फॉलो करा जाएगा। ऐसे में अगर हर किसी के पास में एक फिक्स्ड इनकम आती है तो वो पर्सन डिसाइड कर सकता है कि उसके लिए हेल्थ प्रायोरिटी है, या गुड फूड प्रायोरिटी है, या गुड एजुकेशन प्रायोरिटी है, या फिर से कुकिंग गैस प्रायोरिटी है, या कुछ और प्रायोरिटी है। हर पर्सन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। तीसरा बेनिफिट होगा कि इससे जो स्ट्रेस होता है लोगों को, अनएम्प्लॉयड लोगों को जो स्ट्रेस होता है, या वो लोग जिनके पास में कोई इनकम नहीं होती है उनको जो स्ट्रेस होता है, वैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम हो जाएंगे अगर आपके पास में फिक्स्ड इनकम आपको मिलती रहेगी। चौथी बात है कि अगर ऐसी स्कीम आती है तो उससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी बेटर हो जाएगी। अभी के टाइम पर सरकार को बहुत सारी स्कीम्स लानी पड़ती है, सेपरेट गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं, उससे बेटर है एक सिर्फ पैसा मिले सीधे अकाउंट में, तो इतनी सारी स्कीम्स चलाने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो इतनी डिफिकल्टी होती है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हर किसी पर्सन को पैसा मिल जाएगा। देखिए, एक चीज समझिएगा, इसी UBI से सिमिलर एक स्कीम शायद आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, दैट इज PM किसान। आप में से शायद किसी के दिमाग में आएगा कि ये भी तो इससे सिमिलर ही है। देखिए, PM किसान में भी सरकार पैसा देती है फार्मर्स को,
कुछ फार्मर्स को पैसा देती है जिसमें 6,000 रुपीज दिया जाता है फार्मर्स को, 2,000 एवरी 4 मंथ, इस तरह से सरकार देती है। लेकिन ये जो यूबीआई है ये पीएम किसान जैसी स्कीम नहीं है, क्योंकि पीएम किसान फार्मर्स को लिए है, दैट टू ओनली फॉर सम फार्मर्स, बट दिस यूबीआई विल बी फॉर एवरीवन। ये सबके लिए होने वाली है, ये सिर्फ फार्मर्स के लिए होने वाली स्कीम नहीं है। अगली बात करते हैं कि क्या डिमेरिट्स होंगे अगर ऐसी स्कीम को इंडिया में इंप्लीमेंट करा जाता है। एक तो आर्गुमेंट आपको समझ में आएगा कि इससे अगर हर किसी के पास में बहुत पैसे आने ही लग जाएंगे तो लोग ऐसी चीजों पर खर्चा करेंगे जो जरूरत नहीं है, अननेसेसरी एक्टिविटीज पर खर्चा करेंगे, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, इस पर लोग स्पेंड करेंगे। दूसरी बात, अगर हर बार पैसे, अगर हर महीने या 2 महीने में पैसे आएंगे, बिना कुछ करे ही आएंगे, तो फिर लोग लेजी भी हो जाएंगे, और अगर लेजी होंगे तो लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे, और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी डिक्रीज हो जाएंगी। अब अगर लोग फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे, फार्मर फील्ड पे काम नहीं करेगा, तो इकोनॉमिक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा। तीसरी बात, सरकार पर भी, नंबर 4 पॉइंट पर मैं आ गया हूं 2 के बाद, इसके तीसरी बात बोली जा रही है कि सरकार पर जो फिस्कल बर्डन है वो भी इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट के लिए ऐसी स्कीम लाना जिसमें देश के हर एक सिटीजन को पैसा मिलता रहे, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहे, दैट विल बी अ ह्यूज फिस्कल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और एक और बात है, अगर ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ले भी आए तो उसके लिए ऐसी स्कीम को विड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट है अगर ऐसी स्कीम फेल हो गई। आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसी स्कीम आ गई, ये बड़ी पॉपुलिस्ट स्कीम होगी जिसमें हर जनता को, बहुत से लोगों को अच्छा भी लगेगा कि अरे वाह, फ्री का पैसा मिल रहा है बिना कुछ करे हुए। ऐसे में अगर उसको विड्रॉ करना पड़ गया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट। चौथी बात, इससे महंगाई तो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। जब बिना कुछ करे पैसा आएगा हर किसी के पास तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और पांचवी बात, इससे इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इनइक्वालिटी इस तरह से बढ़ेगी, जब रिच पर्सन और पुअर पर्सन दोनों को ही पैसा मिलने लग जाता है तो फिर इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, बिकॉज जो पैसा मिल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सबको मिल रहा है। रिच उस पैसे को लेकर के कैसे भी स्पेंड कर सकता है, बट पुअर के लिए तो वो पैसा बस बेसिक नीड्स के लिए ही जरूरी होगा। एज अ रिजल्ट उससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी। रिच और ज्यादा अनाप शनाप खर्चे कर सकते हैं, किसी भी चीज पे कर सकते हैं, लेकिन पुअर जो होगा वो तो बस अपनी बेसिक नीड ही पूरा करेगा, तो इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी। एक और इनइक्वालिटी से रिलेटेड पॉइंट है नंबर 3, इससे जेंडर डिस्पैरिटी भी बढ़ेगी। देखिए, जेंडर डिस्पैरिटी का कहा यहाँ पर क्या मतलब है। हमारे देश में पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहां पर किसी भी फैमिली में जो मेन होते हैं वही डिसीजन ले रहे होते हैं। अब मान लीजिए कोई एक फैमिली है 4 लोगों की, हर किसी के अकाउंट में यूबीआई स्कीम के थ्रू पैसा आता है, बट उस पैसे को कैसे स्पेंड करना है वो डिसीजन कौन लेगा? मेन। उस फैमिली के जो मेन है वही उसका डिसीजन ले सकते हैं। अब आज के टाइम पर बिकॉज गवर्नमेंट टारगेटेड स्कीम्स लाती है जिसमें बेनिफिशियरी को टारगेट कर दिया जाता है। विमेन के लिए उनकी स्कीम है, बच्चों के लिए उनकी स्कीम है, प्राइमरी एजुकेशन की अलग, सेकेंडरी की अलग, विमेन की प्रेगनेंसी डिलीवरी उसकी अलग, हर चीज की अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है। एज अ रिजल्ट सबका बेनिफिट हो रहा होता है। बट अगर मेन अगर अगर सिर्फ कैश दिया जाएगा हर किसी के अकाउंट में, ऐसे में जो जो मेन है फैमिली के वो डिसीजन लेने लग जाएंगे, तो उससे जेंडर डिस्पैरिटी और बढ़ेगी, विमेन के पास में कम पावर है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। और लास्ट बोला जा रहा है कि जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं अगर इस स्कीम को लाती है सरकार तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रही होगी। जरा ये समझिएगा ऐसा क्यों। देखिए, अगर सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंप्लीमेंट कर देगी, दैट मीन्स हर किसी को पैसा मिलेगा, तो फिर सरकार और तो कोई स्कीम नहीं चलाएगी। अब जब पैसा दे रही है तो सरकार हेल्थ के लिए, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड या फॉर एनी अदर पर्पस गवर्नमेंट विल नॉट बी प्रोवाइडिंग एनी मनी। एज अ रिजल्ट इन सब सर्विसेज के लिए प्राइवेटाइजेशन होगा। अभी अभी हेल्थ के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, बाद में अगर ऐसी स्कीम आ जाती है तो प्राइवेटाइजेशन करना पड़ जाएगा हॉस्पिटल्स का, बस सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही बचेंगे, पब्लिक नहीं बचेंगे। अब अगर हर चीज का प्राइवेटाइजेशन होने लगेगा, हेल्थ का, एजुकेशन का, हर चीज का, तो एज अ रिजल्ट इन सब सर्विसेज की कॉस्ट भी बढ़ेगी। आपको पता ही है प्राइवेट स्कूल एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन होने से एक्सपेंसिव होगा।
और अगेन जब ये चीजें एक्सपेंसिव होंगी तो जो पुअर हैं, जिनके लिए मेनली इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम का यूज है, उनको वैसे भी अच्छी एजुकेशन या अच्छी हेल्थ नहीं मिल पाएगी। तो इवन तो उनको गवर्नमेंट पैसा तो देगी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगा पुअर को, बट बिकॉज बाकी चीजें प्राइवेट होने पर एक्सपेंसिव हो जाएंगी, एज अ रिजल्ट उनके लिए इस स्कीम का फिर भी बेनिफिट उतना हो ही नहीं पाएगा। ये जो 7th पॉइंट है, ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिमेरिट है, जिसके अगेंस्ट इस टाइप की किसी भी स्कीम को रिजेक्ट करा जा सकता है। अब समझिएगा, अभी ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला है कि अगर कांग्रेस आती है तो वो न्याय स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। और न्याय जो उन्होंने स्कीम दी है, इसको बोला गया है मिनिमम इनकम स्कीम, न्यूनतम आय योजना। देखिए, ये जो न्याय स्कीम है, ये एग्जैक्टली यूबीआई का कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसके डिटेल्स क्या होंगे ये तो हम लोगों को नहीं याद करना है, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल स्कीम है, जब आएगी तब की तब देखी जाएगी, जब सरकार बनती है और भारत सरकार कुछ करती है। अभी के लिए बस इतना बोला जा रहा है कि बिकॉज ये न्याय स्कीम न्यूज में थी, इसलिए हमने ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ये जो टॉपिक है, इसको बस हमने एक बार देख लिया, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स समझ लिए। इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो इस टाइम पर उन्होंने इनॉग्रेशन करा है कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट का, और इसके लिए वो अभी लक्षद्वीप आइलैंड्स पर भी गए थे और वहां पर उन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा है। ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें यहां पर जो कोची सिटी है केरला की, इस कोची सिटी को कनेक्ट करा जा रहा है टू दीज आइलैंड्स विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। अभी ये 11 आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के, मेन आइलैंड्स जो 11 आइलैंड्स हैं, उनको कनेक्ट करा जा रहा है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, और ये ऑप्टिकल फाइबर कोची सिटी से आके कनेक्ट होता है। इससे फायदा ये होगा कि इन 11 आइलैंड्स में इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है वो बड़ा अच्छा होने लग जाएगा, अच्छी कनेक्टिविटी यहां पर मिल जाएगी। ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती है, इसके बारे में अगली स्लाइड पर बात करूंगा, बट बिफोर दैट पहले ये बता देता हूं कि इसको कौन सी एजेंसी इंप्लीमेंट कर रही है। तो इसको बीएसएनएल इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, और इसके पहले जब तक ये कनेक्शन नहीं बना था ऑप्टिकल फाइबर का, उससे पहले इन सभी आइलैंड्स पर इंटरनेट आता था, बट वो सैटेलाइट के थ्रू आता था। एज अ रिजल्ट उतनी अच्छी कनेक्टिविटी वहां पर नहीं हुआ करती थी, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन को लाया गया। ये जो पैसा है इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, जो मनी है, दैट इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक्षद्वीप को ही कनेक्ट करा गया है, इससे पहले चेन्नई के थ्रू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को भी कनेक्ट करा जा चुका है विद सच ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस। और अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ऑप्टिकल फाइबर्स कैसे होते हैं। तो देखिए, ये सी के नीचे अंडर सी केबल्स होती हैं, सी के नीचे ऐसे लंबी लंबी पाइप्स जैसी पड़ी रहती है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, और उसके थ्रू इन आइलैंड्स को कनेक्ट कर दिया जाता है विद द मेनलैंड। इन ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू कंट्रीज को भी, कॉन्टिनेंट्स को भी कनेक्ट करा जाता है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड क्या है। देखिए, ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में जो पैसा होता है वो आता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जैसे कि जियो, एयरटेल, इन सब ऑपरेटर्स जो हैं, इनके थ्रू पैसा आता है। और इन ऑपरेटर्स को बोला जाता है कि जो भी इनका ग्रॉस रेवेन्यू है, जो भी इनकी कमाई है, उसका 5% इनको कंट्रीब्यूट करना होता है इन दिस यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड। इसको 2002 में क्रिएट करा था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में, और इसको लाया गया था, इसको लीगल सपोर्ट इसको मिला है फ्रॉम द इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इस फंड का पर्पस होता है कि हमारे देश के जो रूरल एरियाज हैं, रिमोट लोकेशंस हैं, जैसे कि आइलैंड्स हो गए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, या माउंटेन एरियाज हैं, दूर दूर के एरियाज में टेलीकॉम सर्विसेज को प्रोवाइड करा जाना, ये इस फंड का ऑब्जेक्टिव है। तो इस फंड के थ्रू ऐसे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करी जाती है, जैसे कोची लक्षद्वीप आइलैंड वाला जो प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करी जाती है जिसमें टेलीकॉम सर्विसेज को छोटे छोटे विलेजेस में या रिमोट एरियाज में पहुंचाया जा सके। ये जो पैसा होता है यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड का, इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करा जाता है, और इसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए
इसको इट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल। रिमेंबर इट्स अ नॉन लैप्सेबल फंड, दैट मीन्स अगर कोई अनस्पेंट अमाउंट है तो वो अगले साल भी स्पेंडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, अक्रूड हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सर ने यहां पर दिया है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड विद स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ये जरा देखिएगा, ये स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी क्या है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो SKAO है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी इसका मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यूके में है और इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है रेडियो एस्ट्रोनॉमी करना। रेडियो एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है जब आप स्पेस का ऑब्जर्वेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। एक जनरल जो तरीका होता है स्पेस ऑब्जर्वेशन का, जिसको बोला जाता है ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स के थ्रू करते हैं, और उसको ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स के जो हम लोग जो भी बेसिकली जो विजिबल लाइट है जो हमारी आईज डिटेक्ट कर सकती हैं, जब उसके थ्रू आप स्पेस ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसको बोला जाता है ऑप्टिकल टेलीस्कोप या ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी उसे बोला जाता है। बट इस SKAO ऑब्जर्वेटरी जो है ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी करती है। दैट मीन्स ये रेडियो वेव्स का यूज करती है फॉर डिटेक्टिंग द स्पेस फिनोमिनास। रेडियो वेव्स का यूज करके ये करा करती है। इससे फायदा भी होता है रेडियो वेव्स का यूज करने से। बहुत सारी चीजें होती हैं जो विजिबल लाइट डिटेक्ट नहीं कर पाती है, जैसे कि अगर कोई एरिया कॉस्मिक डस्ट में कवर्ड है या फिर कुछ इनविजिबल गैसेज हैं जो नॉर्मल विजिबल लाइट नहीं डिटेक्ट कर पाएगी, उसको रेडियो वेव्स इजीली डिटेक्ट कर सकती है। और इसीलिए रेडियो टेलीस्कोप्स के थ्रू अगर ऑब्जर्वेशन करा जाए तो वो फिनोमिना भी समझ में आने लग जाते हैं। और ये जो SKAO ये है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा डिटेक्ट करना लाइफ साइकिल्स ऑफ गैलेक्सी, एलियंस के साइन डिटेक्ट करना, किस तरह से फर्स्ट स्टार्स जो थे, पहले स्टार्स थे वो कैसे हुए थे, यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ था, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है, ये डिटेक्ट करेंगे। और ये न्यूज में अभी इसलिए आया है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका पार्ट बनने के लिए 1250 करोड़ रुपीस का अप्रूवल कर दिया है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SKAO प्रोजेक्ट का पार्ट बनेगा। आगे हम लोग इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सर ने दिया है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और इसका आंसर कमेंट्स में आप लोग सबमिट कीजिएगा। अगली हम लोग लास्ट आर्टिकल के बारे में आ जाते हैं, दैट इज ग्रीन कवर इंडेक्स। देखिए ये ग्रीन कवर इंडेक्स ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साइन करा है विद द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ में एक MOU साइन करा है, जिसमें बोला गया है कि ग्रीन कवर इंडेक्स डेवलप करा जाएगा फॉर इंडिया के नेशनल हाईवेज। जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनके लिए ग्रीन कवर इंडेक्स को डेवलप करा जाएगा और इसी के लिए NHAI ने साइन करा है 3 साल का MOU विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अब ये ग्रीन कवर इंडेक्स क्या होता है, तो इस पर आ जाते हैं। पहले इंडिया में जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनमें हर 1 किलोमीटर पर, एवरी 1 किलोमीटर की जो लेंथ होती है, लेंथ है 1 किलोमीटर की, उसका एस्टिमेट करा जाएगा कि उस 1 किलोमीटर के हाईवे में कितना ज्यादा ग्रीनरी है, कितना ग्रीन कवर है, और उसी को बोला जाएगा ग्रीन कवर इंडेक्स। बेसिकली एस्टिमेशन है ये कि इंडिया के नेशनल हाईवेज में हर एवरी 1 किलोमीटर लेंथ में कितनी ग्रीनरी है और उसी को ग्रीन कवर इंडेक्स बोला जाएगा। इसमें रीजन वाइज निकाला जाएगा कि नेशनल हाईवेज में कितनी ग्रीनरी होती है, ये इसमें कैप्चर करा जाएगा। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये कोलैबोरेशन करेगा NHAI के साथ में, और ये असेसमेंट करेगा और ये सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू इस चीज का असेसमेंट करेगा कि कितनी ग्रीनरी है हमारे हाईवेज में। So this is the answer of yesterday's newspaper analysis. That is all for today's session. Thank you everyone.